हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जीके हाउस में। दोस्तों, आज हम प्राचीन भारत यानी कि एशियन हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को पिक किए हैं जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल से यानी कि मौर्य काल से संबंधित हैं। मौर्य काल से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं सभी प्रश्नों को आज हम वीडियो में डिटेल में कवर करने की कोशिश किए हैं, इसलिए बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और मौर्य काल से कोई भी प्रश्न है आप लोग के एग्जाम में नहीं छूटेगा। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग को सामने है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन सा बैठा था? तो ऑप्शन नंबर सी, बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर बिंदुसार ने बैठा था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर बिंदुसार ने बैठा था। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने। यूनानियों को भारत से निकालने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। 305 ईस्वी पूर्व में यूनानी शासक सेलुकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य हुए युद्ध के उपरांत हुई संधि के फलस्वरूप सेलुकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री के विवाह में दहेज के रूप में एशिया, अराकोसिया, जोडेसिया एवं पेरिमिससाई के क्षेत्र को दिया था। आगे बढ़ते हैं। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला में। ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुए हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तक्षशिला में। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी एवं उनके पुत्र बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ। उसने अशोक को कुमार मत्स्य बनाकर वहाँ का विद्रोह दबाने के लिए भेजा। अशोक ने न केवल विद्रोह को शांत किया बल्कि वहाँ की प्रजा तथा प्रेम और विश्वास भी जीत लिया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो श्रवणबेलगोला में। ऑप्शन नंबर डी। जैन धर्म के लेखकों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम चरण में अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर जैन साधु भद्राहु के साथ श्रवणबेलगोला, जो कि मैसूर में है, चले गए। यहीं इसने कलालेसन द्वारा शरीर त्याग दिया। इसे जैन धर्म में सरल लेखन भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 5। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीकृत एकाधिपत्य। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र के केंद्रीकृत शासन के आधारित आधिपत्य पर आधारित था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6। अशोक के प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था? तो ऑप्शन नंबर बी, कलिंग युद्ध के बाद। अशोक के प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन कलिंग युद्ध की घटना के बाद आया था। कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक द्वारा भेरी घोष की नीति का त्याग कर धम्म घोष की नीति को अपनाया था। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति हैं जिनका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? ऑप्शन नंबर ए, मौर्य राजा अशोक। मौर्य राजा अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी था। मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों में से उसने देवनाम प्रियदर्शी का था। राजा अशोक की उपाधि से संबंधित किया गया था। मास की गुर्जरा, निटुर तथा लेखों में से उनका नाम अशोक मिलता है तथा पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। दोस्तों, डिटेल में सभी क्वेश्चन को हम करा रहे हैं क्योंकि कैसे भी एग्जाम में प्रश्न आए आप लोग उससे छूटे नहीं, आसानी से सॉल्व हो जाए। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। देवनाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? तभी हम ऊपर में डिटेल में आप लोगों को कवर करने की कोशिश किए हैं। अशोक देवनाम प्रिय के नाम से विख्यात हैं। ऑप्शन नंबर बी। कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया था? तो ऑप्शन नंबर डी, राज एक्टिंग 13। 13वें शिलालेख के कलिंग युद्ध के स्तंभ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं कि यह घटना अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईस्वी में घटित हुई। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर दुख और पश्चाताप व्यक्त किया। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 10। किस शिलालेख राजदेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया और युद्ध त्याग की घोषणा की? तो ऑप्शन नंबर बी, शिला राजादेश 11 में। डिटेल की बात करें तो 13वें शिलालेख के राजादेश ने अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया और युद्ध त्याग की घोषणा की। इस शिलालेखों में दक्षिण सीमा पर स्थित राज्य चोल, पांड्य, सतीपुत्र,
किरलपुत्र तथा ताम्रपर्णी बताए गए। आगे हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी, मेगास्थनीज ने। दिए गए विकल्पों में जो ऊपर 4 विकल्प था, सर्वप्रथम भारत आया था मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकोटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन साम्राज्य एवं प्रशासनिक विषय में लिखा है। आगे बात करते हैं, ये तो प्रश्न आप लोग को याद होगा, इंडिया या इंडिका किसने लिखी थी? ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज ने। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? मौर्य के दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज ने। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर बी। अशोक ने किस वैद्य साधु से प्रभावित होकर वैद्य धर्म अपनाया था? तो ऑप्शन नंबर बी, उपगुप्त। सिंहली अनुसूत्रियों के दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासनकाल के चौथे वर्ष निषेध नामक भिक्षु ने वैद्य धर्म में दीक्षित किया। दिव्य नाम अशोक ने वैद्य धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नाम वैद्य भिक्षु को जाता है। यानी कि अशोक ने किस वैद्य साधु से प्रभावित होकर वैद्य धर्म से अपनाया था? तो ऑप्शन नंबर बी, उपगुप्त से प्रभावित होकर अशोक ने वैद्य धर्म को अपनाया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्न में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तो ऑप्शन नंबर ए, तक्षशिला। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य तक्षशिला के विद्या केंद्र से संबंधित है। ऐसे प्रश्न बन सकता है, इसमें 2 प्रश्न कवर हो रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु कौन था? तो गुरु चाणक्य। उनका शिक्षा केंद्र कहाँ था? तक्षशिला। ऐसे ही डिटेल में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, आप लोग क्रिएट कर सकते हैं अपने से प्रश्न और सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न मौर्य काल से आप लोग को एग्जाम में नहीं छूटेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए, 261 BC में। अशोक ने अपने राजाभिषेक 269 ईस्वी पूर्व 8वें वर्ष यानी कि 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। इस स्पष्ट साक्ष्य अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। प्रश्न संख्या 17। अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? तो ऑप्शन नंबर बी, शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्य देश में। प्रश्न संख्या 18। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न से कौन था? तो ऑप्शन नंबर डी, तक्षशिला। ऊपर हम आप लोग ये वीडियो में क्वेश्चन करा भी दिए हैं, जो डिटेल में कराए हैं उसमें दिया हुआ है, वहीं पे आप लोग डिटेल में याद कर लिए होंगे तो इस प्रश्न को कवर करने की कोशिश नहीं की। इसमें कुछ डिटेल में एक्स्ट्रा कवर करने की कोशिश किए हैं कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। ये विश्व भर में लोग पढ़ने आते थे। यह वर्तमान इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी से कुछ ही दूर पश्चिम में स्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सैनिक शिक्षा तक्षशिला से प्राप्त किया था। चाणक्य यहाँ का प्रसिद्ध आचार्य भी था। अगर आप लोग एग्जाम PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो अपना वेबसाइट gkhouse.in पर जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं इसका, या वहाँ पे आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो ये आर्टिकल सभी प्रश्न डिटेल में और डिटेल में दिया हुआ वहाँ पे जाकर पढ़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 19। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य के। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंदी वर्षीय शासक धन्यानंद को पराजित कर 322 ईस्वी में मौर्य सम्राट की स्थापना की थी। अर्थशास्त्र का लेखक कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 20 में। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य ने। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कौटिल्य ने। दोस्तों ऑप्शन नंबर ऊपर नीचे हो गया, उस पर ध्यान न देकर के प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कौटिल्य ने। ऑप्शन नंबर बी। प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य यानी कि चाणक्य का ही दूसरा नाम कौटिल्य था की थी। मुख्यतः राजनीतिक शास्त्र के इस ग्रंथ में मौर्य काल के प्रशासन के साथ साथ तत्कालिक सामाजिक आर्थिक स्थिति की भी जानकारी प्राप्त होती है। आगे है प्रश्न संख्या 21। अशोक के शिलालेखों किस लिपि में लिखे हुए थे? मगधी, ब्राह्मी, पाली, देवनागरी। तो अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? बी की, यानी कि हम लोग लिखे गए तो अशोक के शिलालेखों के लिपि खुद लिपि हुए थे ब्राह्मी लिपि में। अशोक के अभिलेखों को शाहजगदी एवं मानसेहरा के अभिलेख के ख्रोष्ट लिपि में लिखी गई थी। तक्षशिला एवं लद्यमान अभिलेख
आइलेमर लिपि में, सेरेकुना अभिलेख राइमर एवं ग्रीक लिपि में उत्कीर्ण है। इसके अलावा सभी शिलालेखों, लघु शिलालेखों एवं स्तंभ लेखों एवं लघु स्तंभ लेखों में ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण गई है। अगर लिपि से कोई भी प्रश्न आए तो इसे आसानी से हल कर सकते हैं, इसलिए स्क्रीनशॉट लेकर इसको बार बार पढ़ते रहिएगा। मौर्य काल में जितने भी प्रश्न थे लिपि से, सभी को हम इस वीडियो में कवर कर लिए हैं इस प्रश्न में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22, निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? ऑप्शन नंबर डी, 1837 में जेम्स प्रीसिंग ने। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रीसेप नामक विद्वान ने अशोक शिलालेखों को पढ़ा, जबकि सबसे प्रथम 1750 ईस्वी में टिफेन थेल्स महादेव द्वारा खोजा गया अभिलेख दिल्ली बेरठ अभिलेख द्वारा प्रसिद्ध इतिहासकार DRS भंडार महोदय ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया। प्रश्न संख्या 23, किस प्रसिद्ध शासक ने शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, अशोक को। अशोक के शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। मौर्य वंश के शासक अशोक के शिलालेखों का जनक कहा जाता है। अशोक ने यह प्रणाली ईरानी शासक से ग्रहण किया था। दोस्तों वीडियो को हम पूरा थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन वीडियो को डिटेल में कवर किए हैं। वीडियो को एक बार नहीं 2 बार में देख कर जाइएगा तो वीडियो को पूरी तरह से आप लोग कवर कर लीजिएगा, और कोई भी मौर्य काल से या गुप्त काल से कोई भी प्रश्न आप लोग एग्जाम में नहीं छूटेंगे। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। थोड़ा सा और है, 24 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय वैध परिषद को संरक्षण प्रदान किया था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अशोक ने। अशोक ने तृतीय वैध परिषद को संरक्षण प्रदान किया था। मौर्य वंश के शासन के दौरान संतनिक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए, जिला प्रशासक। मौर्य वंश के शासन के दौरान संतनिक जिला प्रशासक था। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक जिला प्रशासक था मेगास्थनीज के नगर के प्रमुख अधिकारी को एस्ट्रोनॉमी भी कहा जाता है। इसके अनुसार जिला का अधिकारी एग्रोनॉमी था। यह इसको भी ध्यान रखिएगा। घुमा के प्रश्न जितने पूछेंगे आप लोग आसानी से हल कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 26, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने अपना आकर मगध राज्य पर शासन किया था? यानी कि मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आकर मगध पर राज किया था? ऑप्शन नंबर बी, शुंग वंश ने। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश ने आकर मगध पर राज किया था। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग व 184 ईस्वी पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की गई थी। ऐसे प्रश्न बन सकता है कि शुंग वंश की स्थापना कब की गई थी? तो 184 ईस्वी पूर्व। इससे मौर्य काल से संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स को कवर करने की कोशिश की है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था। प्रश्न बन सकते हैं हर्यक वंश का शासक कौन था? तो अजातशत्रु। मौर्य वंश तथा कर्णक वंश में से प्राचीनतम राजवंश मौर्य वंश था। हेनसोंग मेगास्थनीज स्टिग तथा फैयान में से विदेशी यात्री मेगास्थनीज ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। जितने विदेशी व्यक्ति आए थे हेनसोंग, मेगास्थनीज, एहिदसंग तथा फैयान ने, उसमें से मेगास्थनीज भारत में सबसे पहले आया था। आगे बढ़ते हैं। सम्राट अशोक की पत्नियों में कारुबाकी ने उनको सबसे अधिक प्रभावित किया था। अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था। बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था किनके काल में नेपाल में? तो अशोक के शासनकाल में। बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा अगर इसको आप लोग डिटेल में सभी एक्सप्लेनेशन को देख कर जाते हैं तो। बस आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक अपना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जैसे हम वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास तक नोटिफिकेशन पहुँचे।